अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दो अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। एक तो सिंध हुकूमत का मुसलसल 2 महीने से जो आर्डीनेंस के ऊपर और आवाम को कोरोना वायरस के दौरान और लॉकडाउन के दौरान जो रिलीफ देने का जो आर्डीनेंस था, उसका मुसवदा भेजा गया था गवर्नर सिंध को। उन्होंने आज बाकायदा तौर पर सिंध गवर्नमेंट का वो मुसवदा मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि जो हुकूमत सिंध आवाम को रिलीफ देने की जो बात करी है आर्डीनेंस में, वो मुकम्मल तौर पर प्योरली जो है वो वफाक का डोमेन है, सिंध हुकूमत का डोमेन बनता ही नहीं है। लिहाजा वो जो आर्डीनेंस था वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और गैर आइनी था। उस आर्डीनेंस में हुकूमत ने जो 27 अप्रैल को जो काबीना का इजलास तलब किया था, उस इजलास में फैसला किया गया था और मंजूरी दी गई थी कि एक तो किराएदार किराया वसूल नहीं कर सकेंगे, दूसरा इफेक्टिव मालिकान जो है वो मुलाजमीन को मुलाजमत से ना तो बरतरफ कर सकेंगे और उनको तनख्वाहें भी देंगे, और साथ ही साथ जो स्कूल फ़ीस की जो रियायत थी उस हवाले से भी और यूटिलिटी बिल्स के हवाले से भी कहा गया था कि उसकी जो है वो रियायत दी गई थी। इस 4 इश्यूज़ के ऊपर जो अवाम के बुनियादी इशूज़ से बुनियादी मसाइल थे, लेकिन कानून के तहत अगर हुकूमत शायद करती है, हुकूमत सिंध या सूबाई हुकूमत, तो वो अवाम के लिए बेहतर हो सकता था। लेकिन ये गैर कानूनी इकदाम था, इसलिए गवर्नर सिंध ने कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर उसको मुस्तरद कर दिया है। जो मुसवदा भेजा गया था, इस मुसवदे के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में भी बेशुमार दफ़ा बातें हो चुकी हैं। दूसरा सबसे अहम इशूज़ मैं गुज़श्ता 1-1.5 महीने से जब देख रहा हूँ कि इनको लॉकडाउन के दौरान अदालतों में चंद ही केस पहले जो दूसरी जो बेंचेस हैं उसके ऊपर उसमें रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अवामी मफाद के गुज़श्ता 2-3 साल में मैं अगर देख रहा हूँ तो इस 1-1.5 महीने के दौरान आए हैं सिंध हाई कोर्ट में, और मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो दरख्वास्तें दायर की हैं अवाम के बुनियादी मसाइल के ऊपर। और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की बेंच में ये केसेस की समाअत तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पर होती है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। और आज भी एक दरख्वास्त आई जिसमें ये मसला उठाया गया जो बहुत बड़ा और इंतहाई अहम मसला था। वो ये है कि जस्टिस हेल्पलाइन के नदीम शेख साहब हैं और आसिम इकबाल साहब, इनकी जानब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो प्राइवेट अस्पताल जिसमें ज़ियाउद्दीन अस्पताल, आगा खान अस्पताल, लियाकत नेशनल अस्पताल, साउथ सिटी, NMC, इसके अलावा पटेल अस्पताल और प्राइवेट और दीगर जो प्राइवेट अस्पतालों के साथ सरकारी अस्पतालों के हवाले से भी कहा गया कि जो मरीज़ है, यानी कि किसी को हार्ट अटैक होता है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, या इवन दो कि अगर किसी को एक्सीडेंट भी किसी का हो जाता है, तो ये अस्पताल के लोग जो है, ये अस्पताल की इंतज़ामिया जो है उनको सबसे पहले उन मरीज़ों को कहती है कि आप पहले कोरोना का टेस्ट करवाएं, उसके बाद ही दूसरा इलाज होगा। अब इस दौरान हार्ट अटैक का मिनटों और सेकंडों की बात होती है, तमाम मेडिकल का अमला इस बात को जानता है। तो अगर वो जो जिस मर्ज़ के लिए मरीज़ गया था, तो अगर वो कोरोना के वायरस के टेस्ट में उलझ जाएगा तो उस शख्स की बीमारी का कैसे उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो ये आसिम इकबाल साहब की तरफ से कहा गया, और गुज़श्ता दिनों में यही बात जब सामने आई कि डॉक्टर फुरकान का जो कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई उनकी, और उसके बाद जो है अब जो सिंध हाई कोर्ट सिंध हुकूमत की रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से उनकी हलाकत हुई, वो जाँ बहक हुए और उनको ज़िम्मेदार करार दिया गया चंद डॉक्टरों के। लेकिन हुकूमत सिंध खुद इसमें बचती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने चंद डॉक्टरों पर मलबा डालने के बाद वो खुद बरी ज़िम्मा होगी और कहा जा रहा है कि अब उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो अस्पताल प्राइवेट अस्पताल इंतज़ामिया है वो एक तो पैसे बनाने में लगी हुई है, और दूसरा अगर कोई दूसरी मर्ज़ में मुब्तला कोई मरीज़ जाता है तो उसका इलाज नहीं किया जाता। और आसिम इकबाल साहब ने अदालत में ये बार बार कहा कि लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया बाज़िद होती है कि पहले कोरोना का टेस्ट होगा और उसके बाद जो है वो दूसरे चीज़ को देखा जाएगा, दूसरी बीमारी का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर किसी भी प्राइवेट अस्पताल के उसमें डॉक्टर मरीज़ को देखते नहीं इससे पहले। तो अदालत की जानिब से इस बात को संजीदगी से देखा गया, क्योंकि अदालत जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इन मामलात को बखूबी समझते हैं। अवाम के बुनियादी इशूज़ के ऊपर, कानून के ऊपर उनको बेशुमार और बेइंतहा गिरफ्त है, और अदालतों में जो है वो तकरीबन उनका कोई सानी नहीं जब वो मुकदमात की समाअत करते हैं बुनियादी मसाइल के हवाले से और कानूनी पहलुओं के हवाले से और इंसानी बुनियादी हकूक़ के हवाले से। वो इंतहाई उनके अच्छे फ़ैसले सामने आ चुके हैं, अच्छे फ़ैसले रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इस दरख्वास्त के ऊपर भी अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत सिंध और इसके अलावा तमाम जो प्राइवेट अस्पताल, जिसमें आगा खान अस्पताल का मैंने जिक्र किया, ज़ियाउद्दीन अस्पताल का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा पटेल अस्पताल,
साउथ सिटी, लियाकत नेशनल, एनएमसी और दीगर जो प्राइवेट अस्पताल इंतजामिया अदालत ने उनको नोटिस जारी किए हैं और उनसे वजह पूछी है कि क्या ऐसा जो दरख्वास्त में कहा गया है क्या वाकई ऐसा है। अस्पताल इंतजामिया 13 मई को इस चीज़ की जो तमाम तर तफसीलात बताए। दूसरी जानिब लॉकडाउन के हवाले से जो सामने बातें आती हैं कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, मुख्तलिफ जो कारोबारी तबके हैं, उन्होंने अपने मुलाजमीन को, हालांकि सिंध हुकूमत ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में और तकरीबन बार बार कहा, इस बात का जिक्र किया कि मुलाजमीन को फारिग नहीं किया गया, उनको किया जाएगा, उनको तनख्वाहें भी पूरी दी जाएंगी और इस तरह बेशुमार तकरीबन आवाम ने सारी बातें देखी। लेकिन आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल इंतजामिया का और अस्पताल इंतजामिया का क्या नुकसान हुआ है। क्या उनकी जो इनकम थी वो कम हो गई, मरीज आना बंद हो गए, या उनके कोई इजाफी अखराजात हो गए, क्या अस्पताल इंतजामिया का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था क्या। लेकिन ऐसा अगर नहीं था तो फिर जो अस्पताल की, जो प्राइवेट अस्पताल इंतजामिया है, उन्होंने अपनी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती कैसे कर दी। अब हैरान कुन बात यह है कि कोई बोलने वाला ही नहीं है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि स्कूल माफिया, के इलेक्ट्रिक माफिया, फला माफिया, फला माफिया, तो अस्पताल मालिकान से कोई पूछने वाला नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान या तो मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया था, छुट्टियों पर भेज दिया गया, एक एक डेढ़ दो दो हफ्ते उनसे छुट्टियां करवाई गई, और उसके बाद अगर जो मुलाजमीन ड्यूटी पर आ भी रहे थे या जिनकी ज़रूरत थी और वो उनको मजबूरन अस्पताल इंतजामिया छुट्टियों पर नहीं भेज सकी, तो उन डॉक्टर्स या उनके पैरामेडिकल स्टाफ या दीगर जो अमला है उनकी तनख्वाहें 20% काट ली गई। इससे कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह अगर ऑनलाइन टैक्सी की बात करें, करीम वालों ने भी अपने मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया, पटेल अस्पताल ने तो डॉक्टरों को निकाल दिया। मुलाजमीन के हवाले से जो डॉक्टर बात कर रहे थे, उनके हक में आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उन डॉक्टरों को बरतरफ कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। अब सिंध हुकूमत जितने उन्होंने दावे किए, जितनी बातें की, स्कूल फीस वाला सबके सामने है केस। इसके अलावा राशन की तकसीम का भी मैंने गुज़श्ता रोज़ जिक्र किया कि जिन लिस्टों में शहरियों के नाम है कि इन मकामात पर इन शहरियों को राशन दिया जा चुका है, लेकिन जब मीडिया वहाँ पहुँचा तो उन लोगों ने इनकार कर दिया। उन अवाम ने, उन शहरियों ने कहा कि उनको तो राशन मिला ही नहीं, पता नहीं DCs की लिस्ट में उनका नाम कैसे आ गया, जिनमें राशन वसूल करने वालों की लिस्ट में शामिल था। तो ये सारी बातें हैं। दूसरा, सिंध हाई कोर्ट में बेशुमार केसेस आ रहे हैं, और जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कानून बनाया था जिसमें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होंगे, और उसके अलावा जो गोडाउन एक्ट था, रजिस्ट्रेशन एक्ट, और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें थी जो ब्लैक मार्केटिंग वाला, जिसमें शहरियों का नुकसान होता था या उनको ज़्यादा कीमतों पर चीज़ें ख़रीदनी पड़ती थी, तो उसमें कानून बनाया गया था 1948 में। आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से कानून के ऊपर कानून बनाए गए, लेकिन वो भी आज तक करामद साबित नहीं हो रहे। और अदालत की जानिब से भी आज ये बात सामने आई, और उसके बाद तारिक मंसूर साहब एडवोकेट हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की हुई है, और उन्होंने भी इस तरह बेशुमार दरख्वास्तें अवामी मफाद के हवाले से लगाई हैं, दायर की हैं, जिसमें कुत्तों के काटने के हवाले से वैक्सीन की अदम दस्तियाबी थी, या इनके जो कुत्तों के जो मुहिम थी, जो मुख्तलिफ इलाकों में कुत्ते काटते थे लोगों को, जो आज भी जारी हैं, लेकिन उस हवाले से भी इन्होंने दरख्वास्तें दायर की जो प्योरली अवामी मफाद के हवाले से थी। और भी बेशुमार दरख्वास्तें हैं इनकी स्कूल फ़ीस के हवाले से, और इस तरह स्कूल वैन्स में जो सिलेंडर्स वगैरह के केसेस भी तारिक मंसूर साहब के ने दायर किए, और अच्छे फैसले पहले हो चुके हैं। तो ये दरख्वास्त भी उनकी तरफ से दायर की गई। आज अदालत ने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस, और इसके अलावा एक DG फूड सप्लाइजेज हैं का ओहदा है, जिन्होंने तमाम कीमतों को यूटिलाइज़ करना होता है, रेगुलराइज करना होता है। उसके बाद जो ज़ायद कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त हो रही होती हैं, जिनका काम था कि उनकी रोकथाम यकीनी बनाएं, वो, और इसके अलावा जो ब्लैक मार्केटिंग होती है या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना था उनका। ये ओहदा क्रिएट किया गया था। 9 साल DG फूड एंड सप्लाई का ओहदा आज तक खाली पड़ा हुआ है। सिंध हुकूमत ने उस ओहदे पर किसी को तैनात ही नहीं किया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक कानून साजी होती है और उस पर कितना आवाम के लिए अमल दरामद होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने से अंदाज़ा होता है कि आप देखें कि कितनी संजीदा है सिंध हुकूमत। आज भी शहर में, मुख्तलिफ शहरों में और ख़ास तौर पर लड़काना में कुत्ते जो है बच्चों को काटते हैं, और उनकी वैक्सीन वहाँ पर नहीं होती तो उनको कराची लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पर आवाम को इलाज मुयस्सर नहीं मिलता, जिसकी वजह से कई बच्चे और शहरी जाबाक भी हो चुके हैं कुत्ते के काटने की वजह से। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं रिपोर्ट करना चाहता था। अब 13 मई को जो ये मामला होगा जिसमें दीगर अमराज में जो मुब्तला
मरीज़ होते हैं उनका इलाज ना करने के हवाले से प्राइवेट अस्पतालों से अदालत ने पहली बार ये जवाब तलब किया है। अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ये दरख्वास्त सुनने के बाद क्या फ़ैसला करती है। लेकिन अवामी मफाद का और अवामी इश्यूज़ के ऊपर अहम मसला था, मैंने सोचा आपको बताऊँ और हक़ाइक़ से आगाह करूँ। बहुत शुक्रिया।